नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य IAS अकेडमी। तो चलिए आज हम देखेंगे पर्यावरण का MCQ। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था पर्यावरण संबंधित तथ्य, मतलब झारखंड में पर्यावरण संबंधित तथ्य, और आज हम उसका क्या करेंगे, MCQ लगाएंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा ना लेक्चर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो देख कर आइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगाइए, आराम से सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा ही पढ़े होंगे ना, तो आधा से अधिक क्वेश्चन को ऐसे ही चुटकी में सॉल्व करवा लेंगे। ठीक है, तो आराम से देखते रहिए और MCQ लगाते रहिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक हैं। देखिए मैंने आपको बताया था पर्यावरण के तीनों घटक हैं, जैविक, अजैविक और अपघट्य। जैविक मतलब जिसमें जान है, अजैविक जिसमें जान नहीं है। और अपघट्य कौन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वैक्टीरिया हो गए ना, छोटे छोटे फफूंदी रहते हैं, जैसे दीमक उमक हो गए, ये सब अपघट्य के रूप में आते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोलता है। देखिए थोड़ा स्पीड चलूँगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और क्वेश्चन अगर समझाने लायक रहेगा तो मैं समझाऊंगा, अगर नहीं समझाने लायक रहेगा तो आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पार हो जाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन अजैविक घटक है। अजैविक घटक मतलब जिसमें जान नहीं है, मतलब जान प्राण नहीं है, सजीव नहीं है, वो सजीव नहीं है। बताइए, तो जल भी सजीव नहीं है, ये हवा भी नहीं है, चट्टान भी नहीं है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर आपके खाते में। समझ रहे हैं, JPSC में 5 नंबर का आता है इस टाइप का। चलिए, निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। जैविक घटक नहीं है बात करता है। पेड़ पौधे में जान होता है, ठीक, जीव जंतु में जान होता है, लेकिन ताप में जान थोड़े होता है, नहीं ना। तो ये हो गया आपका अजैविक घटक। जैविक घटक नहीं, मतलब जैविक घटक नहीं है, तो ताप जैविक अजैविक घटक है, तो ये जैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोलता है, निम्न में से कौन अप्राकृतिक या मानवाकृत पर्यावरण के उदाहरण है। रोड भी देखिए, रोड भी इंसान ही बनाता है, नगरीकरण भी इंसानी के लिए किया जाता है, लेकिन देखा जाए पहाड़, पहाड़ तो यार इंसान नहीं बनाता है, ये प्राकृतिक हो गया। ठीक है, तो इसमें रोड और नगरीकरण हो जाएगा, इसमें A + B आंसर सही रहेगा। बहुत सारे बुक में पहाड़ को भी दे दिया गया है। ठीक है, तो पहाड़ प्राकृतिक होता है, लेकिन हाँ अगर आप बना दिए पहाड़, जैसे कि आप माइंस कर रहे हैं और माइंस को खोद के पूरे अंदर का जितना भी मेटल है बाहर फेंकते गए और उसका पहाड़ बन गया, तो वो पहाड़ अलग है। जैसे कचरे का पहाड़, तो वो पहाड़ अलग है, मगर यहाँ पहाड़ नेचुरल थिंग है, तो ये उसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोलता है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक के कारण है। देखिए शीशा भी वायु प्रदूषक कारण है, जिससे कैंसर वैंसर हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे मतलब साइलेंट डेथ होगा, CO साइलेंट डेथ हो सकता है इससे। सल्फर भी है, और देखा जाए तो ये तीनों है। क्या है, तीनों किसके कारण है भाई, वायु प्रदूषक कारण है। ये सब हवा में मिलकर और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, पूरे ह्यूमन बीइंग को हानि पहुंचाते हैं, साथ में पर्यावरण में जो भी जीव जंतु रहते हैं उनको हानि पहुंचाते हैं, और साथ में अम्ल वर्षा कराने का भी उत्तरदायी है ये सब। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बोलता है, मनुष्य 20 हर्ट्ज से डैश हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। कितने, ये तो यार आप पढ़े होंगे, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। ये फिजिक्स का फिजिक्स मतलब नॉर्मल चीज़ है, बेसिक थिंग है फिजिक्स का, बचपन में ही पढ़े होंगे आप, और आज तक याद ही होगा। नहीं याद होगा तो फिर से याद कर लियो। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिन में डैश डेसिबल तथा रात में 35 डेसिबल तक की ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बताई है। तो देखिए दिन में आपका बात कर रहा है, दिन में 45 और रात में कितना, 35 डेसिबल की ध्वनि मानव के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मतलब उनके लिए सही है। अब अगर बता दूं 70 से 80 हो जाता है तो ये भीड़ है, और अगर 80 क्रॉस कर जाता है, 80 से 90 क्रॉस कर जाता है तो ये मानव के लिए बहुत हानिकारक है। समझ रहे हैं ना आप। सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कहाँ है बताइए तो, झारखंड में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण मतलब ध्वनि प्रदूषण कहाँ है, धनबाद। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सॉरी, कहाँ पार हो गया यार, थोड़ा सा कर दिए पार हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि
निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण है? देखिए, भूकंप आएगा फिर भी आवाज़ होगा तो ध्वनि प्रदूषण होगा। तेज़ वर्षा आएगी फिर भी आवाज़ आएगा, तेज़ वर्षा में आवाज़ें आती हैं, ध्वनि प्रदूषण होगा। और बिजली जब कड़केगा उसमें भी ध्वनि, ठीक। तो क्या हो गया, A B C इसका आंसर रहेगा, डी आंसर। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे ना। बस ज़्यादा दिमाग आप लेक्चर सुनने पे लगाइए, MCQ में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, आराम से ऐसे ही देखते देखते सॉल्व हो जाएगा अगर पढ़े होंगे तो। निम्न में से कौन भूमि प्रदूषण के कारण है? देखिए, जल प्रदूषण भूमि प्रदूषण का कारण है। अगर जल प्रदूषण होगा, वही प्रदूषण मतलब वही जल को आप खेतों में डालिएगा तो आपका भूमि भी प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। अम्लीकृत अगर जल है उसको अगर डालेंगे तो क्या होगा, पूरा जो ज़मीन है वो अम्लीकृत हो जाएगा, तो ये भी कारण है। सेकंड, वनों की कटाई, वनों की कटाई करेंगे तो मृदा अपवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, समझ रहे ना आप। तो ये भी आपका भूमि प्रदूषण का कारण है। अगर मृदा मतलब वनों की कटाई करेंगे तो अपवर्तन होगा, अगर अपवर्तन होगा तो क्या होगा, जो भी हमारा उर्वरक है, मतलब उर्वरक जो मिट्टी है वो पानी से बह के कहाँ चला जाएगा, नदी में, नाले में, समुद्र में, तो ये भूमि प्रदूषण का कारण है। जनसंख्या की वृद्धि, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि होगा तो शहरीकरण बढ़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, नगरीकरण बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा भूमि प्रदूषित होगा। फैक्ट्री लगेंगे, फैक्ट्री के कूड़े कचरे फेंके जाएंगे, तो ये सब तीनों कारण है इसके, क्या तीनों कारण है, डी, समझ रहे ना। बस आपको रिलेट करके पढ़ना है। और आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पर्यावरण से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वप्रथम किसने जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो WC रोसेन, ठीक। ये तो याद करने वाला है, आप याद कर लीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र, देखिए पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो A.G. टॉन्सले, इसका आंसर बी रहेगा, ठीक। ये याद करने वाला है, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अब देखिए मैं तो बताता हूँ, 22 मार्च और 22 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को यहाँ पृथ्वी दिवस। और अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये तीन में से कहीं ना कहीं एक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आप अगर एग्जाम दिए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये सब जो क्वेश्चन है ना आपकी आंखों के सामने से गुजरे होंगे, है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा तीन को, तीनों इंपॉर्टेंट है। 5 जून पर्यावरण दिवस, समझ रहे ना, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में पूछता है जल दिवस। देखिए अभी जस्ट में बताया, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है। 22 मार्च लिख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन जैव विविधता संपन्न क्षेत्र झारखंड में स्थित है? देखिए ये पिठौरिया घाटी रांची में है, ये भी जैव विविधता संपन्न राज्य है, मतलब संपन्न घाटी है। सारंडा का जंगल भी है और नेतरहट की पहाड़ी भी है, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, ठीक। पिठौरिया कहाँ है? अभी जस्ट में बताया पिठौरिया कहाँ है, तो रांची में। पिठौरिया कहाँ है? रांची में। नेक्स्ट देखिए हजारीबाग में कन्हरी हिल्स। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोलता है निम्न में से किस फूल को देवघर कंवरिया पथ में लगाया गया है? अगर आप देखे होंगे तो बहुत आराम से समझाया था मैं कि वो फूल है शिवलिंगम फूल। बहुत छोटे से होते हैं, सफ़ेद और लाल कलर के होते हैं और रंग बिरंगा खिलते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और बहुत सुंदर, मतलब सुगंध, इनका सुगंध है ना बहुत मनमोहक रहता है, इसलिए इसको कहाँ लगाया जा रहा है? तो देवघर कंवरिया पथ में लगाया जा रहा है और इनके संरक्षण का भी कार्यक्रम चल रहा है, याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि सॉरी क्या था आगे भाई, निम्न में से किस पेड़ की छाल को अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये हो गया मेद एक पौधा है, मतलब एक पेड़ है जिसके जो है ना छाल से अगरबत्ती बनाने का कार्यक्रम होता है और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसके कारण क्या है ना स्वरोजगार छूटते जा रहा है, क्योंकि जो ट्राइब्स है ना वो अगरबत्ती बनाने का काम करती थी तो उनका स्वरोजगार मतलब ये कम हो रहा है, ये पेड़, तो उनके कारण स्वरोजगार उनका प्रभावित हो रहा है।
और स्वरोजगार प्रभावित होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो जीवन स्तर बढ़ेगा, मतलब जीवन स्तर घटेगा, समझ रहे ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। तो आपको कनेक्ट कर करके पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है? तो ये शीतल का पौधा है, मतलब शीतल का पेड़ है, जिसका प्रयोग क्या रस्सी बनाने में किया जाता है, इसको रट जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व में गिद्ध की 9 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। IUCN की सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है? IUCN मतलब रेड डाटा बुक समझते हैं, जो पशु पक्षी जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पे हैं, मतलब उनकी प्रजाति एकदम संकट में है, कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, उनको संरक्षण करने का कार्य हमको कौन करता है? तो IUCN करता है, ठीक है। तो इसमें ये जो गिद्ध की जो 9 प्रजातियाँ हैं ना, उनमें से 3 प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पे है। कितनी? 3, याद रखिएगा, 3 ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, किस प्रजाति का गिद्ध झारखंड में पाया जाता है? बताइए। जिम्स, बेगलेसिस, इंडिकस और इजिप्शियन, तीनों प्रकार के जो गिद्ध हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में पाया जाता है, और इनके संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ। अब डाइक्लोरोफिन दवा है ना, उनके कारण इनका जो वो है, मतलब जनसंख्या है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि वो क्या है ना, वो डाइक्लोरोफिन दवा है तो वो दर्द निवारक दवा है, तो वो जो भी पशु पक्षी को दर्द हो जाता है या फिर कोई बीमारी हो जाता है तो वो दवा देना पड़ता है। तो उस दवा को खाने के बाद ना, जैसे कि अगर खा लिए, ठीक है, उस समय तो ठीक हो गया, अगर वो पक्षी मरेगा जो डाइक्लोरोफिन दवा का सेवन किया हुआ है, आज नहीं कल मतलब कभी भी, तो वो बुढ़ा होकर मरेगा ही मरेगा, फिर उसको फेंका जाएगा, उसके के जो मतलब शरीर है उसको ये गिद्ध लोग खाते हैं, गिद्ध लोग में वो ट्रांसफ़र हो जाता है डाइक्लोरोफिन दवा, तो वो उनके मतलब शरीर को इफेक्ट करता है और वो जल्दी ही मर जाते हैं, ठीक है। उस पर भारत सरकार ने बैन भी कर दिया, मतलब बैन भी कर दिया उसको, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये कहाँ जिम्स बेगलेसिस एंड जिम्स इंडिका सिर्फ कहाँ? ये हजारीबाग में मिलते हैं, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? हजारीबाग में मिलते हैं सिर्फ, याद रखिएगा। गिद्ध के संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो पिंजौर में है, याद रखिए, कहाँ है? पिंजौर में, इसका आंसर हो जाए पिंजौर। नेक्स्ट देखिए, इजी क्वेश्चन है, जहाँ समझाना होगा वहाँ मैं समझाऊंगा, ठीक। कन्हरी हिल्स राज्य के किस जिले में है? अभी जस्ट बताया मैं कि कन्हरी हिल्स कहाँ है, तो हजारीबाग में है। और कोडरमा में क्या है भाई, मतलब सॉरी, ये रांची में पिठोरिया है, याद रखिएगा, सब जैव विविधता क्षेत्र हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्या बोलता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन जानते हैं, स्वीडन का हुआ था स्टॉकहोम, तो वहीं उसी सम्मेलन में ये निश्चित किया गया कि 5 जून को क्या करेंगे, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, लिख दो क्या? 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ है? स्वीडन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोलते हैं क्वेश्चन क्या रहा है कि झारखंड की टूरिज्म नीति 2015 के तहत निम्न में से किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है? तो ये जो तीनों है ना, तीनों ऑप्शन, इन सब को विकसित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, मतलब सुंदरीकरण होगा, सुंदरीकरण किया जा रहा है, साथ में परिवहन की व्यवस्था वहाँ की जा रही है, संचालन की व्यवस्था हो रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो भी पर्यटक आएंगे उनके लिए लोडिंग फूडिंग रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है, साथ में उनकी घूमने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सब चीज़ डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि पर्यटक बढ़े, अगर पर्यटक क्षेत्र विकसित होगा तो पर्यटक बढ़ेंगे और जिससे GDP हमारा बढ़ेगा, ठीक है, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो वहाँ के ट्राइब्स होंगे लोकल, उनको भी, ठीक। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, पढ़ते रहिए। झारखंड कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत राज्य के किन जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो इनमें राज्य के 2 जिलों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो वो 2 जिला कौन सा बताइए? तो वो 2 जिला है पूर्वी सिंहभूम और रांची, पूर्वी सिंहभूम और रांची, याद रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम के कुछ जिले हैं जिनको शामिल किया गया उसमें, मतलब जिले नहीं, कुछ क्षेत्र हैं जिनको शामिल किया गया, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, तो कृषि में परिवर्तन नॉलेज की नेटवर्क। देखिए, कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की स्थापना इसलिए की गई है जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होते जा रहा है, जलवायु दिन प्रतिदिन परिवर्तन, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, मतलब दोनों परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो कभी क्या होता है, सूखा हो जाता है, तो कहीं बाढ़ आ जाता है। तो ये क्या करता है ना, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से कृषि को डेवलप करने के लिए तकनीक बनाता है और लोगों को जागरूक करता है कि किस जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की खेती करनी चाहिए, और अगर वहाँ कौन कौन सा प्रदूषण है उसको हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है कृषि में परिवर्तन
नॉलेज नेटवर्क, ठीक है। इसके अंदर पायलट परीक्षण भी दिया जाता है किसानों को कि किस प्रकार हम किस किस चीज़ से लड़ सकते हैं, मतलब कौन सा प्रदूषण से कैसे लड़ सकते हैं, किस जलवायु में हम किस प्रकार के पौधे बो सकते हैं, समझ रहे ना, सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये कहाँ, रांची और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि राज्य में मात्र कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है, तो राज्य में 12% भूमि ही सिंचित है, ठीक है, याद रखिएगा कितना, 12%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां इग्नू के सहयोग से जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ इग्नू से, मतलब इग्नू के द्वारा जल छाजन के तहत डिप्लोमा का कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। जल छाजन मतलब समझ रहे, जल को संरक्षित करके रखने के लिए, ठीक है, कि जैसे वाटर साइड मैनेजमेंट हो गया, ये सब मतलब जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं हम लोग, कैसे कैसे मतलब सूखा से कैसे निपट सकते हैं, इस क्षेत्र में पाठ्यक्रम चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीलांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना में राज्य एवं विश्व बैंक का सहयोग, मतलब व्यय अनुपात कितना है, व्यय अनुपात 60 है। ये वर्ल्ड बैंक का हो गया और ये हो गया राज्य सरकार का, स्टेट का हो गया हिस्सा, ठीक है। ये 60% अनुदान देगा और 40% जो अनुदान बचेगा वो स्टेट सरकार देगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में बागवानी को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से माइक्रो डीप टपक सिंचाई परियोजना आरंभ हुई है, बताइए। टपक सिंचाई परियोजना समझते हैं आप, जैसे कम पानी में, जैसे 10 लीटर पानी में आप बहुत ज़्यादा खेती कर ले रहे हैं, समझे, मतलब कि देखा जाए तो मतलब 25 डिसमिल में आप खेती कर लिए 10 लीटर में, कैसे होगा ये, तो क्या होता है, बूंद बूंद पानी दिया जाता है पौधे को। ये कैसे होता है, जैसे कि अगर हमें खेती करना है किसी चीज़ का, तो हम क्या करेंगे ना, पहले हम उसको मेड़ बनाएंगे, मेड़ के ऊपर हम मतलब मेड़ के नीचे एक पाइप डाल देंगे जिसमें एक छोटा छोटा छेद रहेगा, और उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे और मिट्टी के ऊपर प्लास्टिक डाल देंगे और उस प्लास्टिक में छेद करके हम पौधे को लगा देंगे, और जहाँ जहाँ पौधा होगा वहीं वहीं वो छेद हुआ रहेगा। तो जैसे हम अगर पानी सप्लाई करेंगे ना, तो छेद के हिसाब से वो वहीं पानी गिरेगा जहाँ उसका जड़ है, जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो ऐसे क्या होगा, पानी बर्बाद नहीं होगा, समझ रहे ना, और पैदावार भी बढ़ेगी। तो आप समझ गए ना टपक सिंचाई परियोजना क्या होता है, और ये जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा हो रहा है, समझ गए, ठीक, मतलब कम पानी में आप मतलब अच्छा खासा खेती कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, का गठन कब हुआ, तो ये 2002 में गठन हुआ, लेकिन झारखंड में अगर देखा जाए तो इसका गठन 2009 में हुआ है, ठीक है। ऐसे इसका गठन कब हुआ, तो 2002 में, लेकिन झारखंड में देखा जाए स्टेट लेवल पे इसका गठन झारखंड में कब हुआ है, 2009 में हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, वनीकरण हो गया, वन से संबंधित जागरूकता को फैलाना, ठीक, ये सब कार्यक्रम को कौन चलाएगा, ये वनीकरण कोष प्रबंधन, ठीक है, इसका भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, वन बंधु योजना, वन बंधु योजना कब लॉन्च की गई, बताइए। वन बंधु योजना, वन बंधु योजना मतलब समझ रहे हैं आप, इसमें क्या होता है ना, सिंचाई मतलब वो जल संचय का कार्यक्रम किया जाता है। जल संचय मतलब चेक डैम हो गया, तालाब हो गया, इन सबको बनाया जाएगा जिससे जल संरक्षित हो सके, और जब सूखा पड़ जाए तो हम उस जल को उपयोग में ला सकें, ठीक है, फसल के लिए। तो ये कब स्टार्ट किया गया था, ये राज्य सरकार के केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और कब स्टार्ट किया गया है, तो ये 2015-16, तो यहाँ पे 16 दिख रहा है, तो हम 16 को टिक करके निकल जाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का चयन वन बंधु योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया। देखिए वन बंधु योजना के तहत झारखंड का चयन किया गया, आंध्र प्रदेश का चयन किया गया, महाराष्ट्र का चयन किया गया, लेकिन बिहार का चयन नहीं किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार ने राज्य के किस जिले का चयन वन बंधु योजना के तहत किया है। तो मैं बता दूं कि झारखंड का एक जिला है पाकुड़, और पाकुड़ का ही लिट्टीपाड़ा प्रखंड है, उसको शामिल किया गया है, लिट्टीपाड़ा प्रखंड, यहीं पे वन बंधु योजना के तहत पायलट परीक्षण दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन देखिएगा, रांची नगर निगम के आगामी 25 वर्षों के लिए सफाई व्यवस्था किस निजी कंपनी को दे दिया गया है? मतलब रांची नगर निगम में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। कौन सी कंपनी है भाई वो? तो वो है इंसेल इंफ्रा। ठीक है, ये कंपनी 25 साल तक जितना भी कूड़ा कचरा होगा ना उसको मतलब हटाएगी और रांची को क्लीन करने में सहायता करेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी द्वारा रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा? बताइए। जैसे जो भी रांची से कचरा निकलेगा तो सरकार की पॉलिसी है कि जो कचरा निकले ना तो उसको कहीं फेंका ना जाए, उससे क्या हो, बिजली उत्पादन किया जाए। तो इसके लिए क्या हो ना, एक कंपनी आई जिसका नाम है हिताची। ये जापानी कंपनी है जिसका काम है, जिनको ये टेंडर दिया गया है कि वो कचरे से बिजली उत्पादन करेंगे और वो बिजली को कहाँ सप्लाई करेंगे? तो रांची नगर निगम में। ठीक है, तो ये बहुत उम्दा कदम है, सरकार इस पर अमल कर रही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या है? बताइए। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग आएगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब समझते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, फैक्ट्री बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक, वो ओजोन परत का क्षय मतलब क्षय हो रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। तो मतलब इसमें देखा जाए तो तीनों इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या में तीनों इंक्लूड है। नेक्स्ट देखिए, देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे ना तो आराम से आप लगा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? बताइए। तो ये जापान में संपन्न हुआ था। कहाँ? जापान में। इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मगर क्वेश्चन है तो मैं इसको अटैच कर दिया हूँ। ठीक है, सॉरी 92 में नहीं, जापान में नहीं, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, पहले इसकी राजधानी थी ब्राज़ील की। ठीक है, अब तो चेंज हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड सरकार ने देश के लिए कब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया? बताइए कब लॉन्च किया था? तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था। क्या? नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 2008 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया? तो ये है UNDP की सहायता से राज्य में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका एक ही लक्ष्य है, जलवायु के हिसाब से कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, और लोगों को जागरूक किया जाए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है कि सन डैश तक सतत लिखिएगा ना, सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, यूएन के द्वारा, यूएन का स्थापना 1945। ठीक है, यूएन के द्वारा सतत लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सतत लक्ष्य। ठीक है, इसमें कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। अब बोलोगे सर ये 17 लक्ष्य क्या है? 17 लक्ष्य मतलब जैसे कि 17 लक्ष्य में बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी हो गया, जीवन स्तर हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, बहुत सारी योजनाएं हैं। ठीक है, तो ये सभी लक्ष्य को पूरा करना है। कब तक? तो 2030 तक। किसके द्वारा दिया गया है? यूएन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सतत विकास लक्ष्य का मतलब क्या है तो आपको मालूम है? इसमें क्या कहा गया है कि मतलब हम ऐसे किसी भी संसाधन का उपयोग करें कि जिससे हमारी आगे वाली जो पीढ़ी है वो इससे प्रभावित ना हो सके। समझ रहे ना? मतलब उनके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास संसाधन है उसको बचा के रखना है उनके लिए, उनके भविष्य के लिए। समझ रहे ना? यही है बस, मतलब हम ऐसे संसाधन को खर्च करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसको मतलब उसका उपभोग कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व वैश्विक संस्थान ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। किसने? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसकी स्थापना कहाँ है भाई? 1945, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन को देखिएगा कि जलवायु पर झारखंड एक्शन प्लान कब लागू लाया गया था? बताइए। तो 2000
2014 में जलवायु पर झारखंड एक्शन प्लान लागू किया गया था, ठीक है। और सबसे संवेदनशील जो जिला बनाया गया था वो सरायकेला खरसावां का बनाया गया था, ठीक, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है, सरायकेला खरसावां। और देखिए वो क्वेश्चन आ गया, और ये जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016। राज्य एक्शन प्लान 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है, तो वो है सरायकेला खरसावां। डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के जेपीएससी में। देख सकते हैं आप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा डीपली भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप ऊपर पर से ही पढ़ लें। अगर आपको मेंस क्लियर करना है, पीटी तो क्लियर हो ही जाएगा अगर आप पढ़ रहे हो हमारे साथ, तो अगर मेंस क्लियर करना है तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं मेंस में। पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक, ये टॉपिक ही है, बनता है इससे क्वेश्चन। झारखंड में कुल कृषि क्षेत्र कितने लाख हेक्टेयर, तो 12 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र, ठीक है। 32 लाख हेक्टेयर पूरी ज़मीन है, जिसमें 12 लाख हेक्टेयर पे शुद्ध कृषि की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, झारखंड को कितना जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, सॉरी भारत को। बल्कि देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कितने, 15। और वही झारखंड में, झारखंड को तीन जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इसका अगर भारत की बात करें तो 15, और ये देखिए झारखंड की बात किया तो 3, ठीक है, ठीक है। तो झारखंड कितने जलवायु प्रदूषण में विभाजित किया गया है, तो 3, ठीक है। कितने जलवायु प्रदूषण स्थित है, तो 3, याद रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, वर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA 2013 किस राज्य में शुरू किया गया था, बताइए। तो जितने भी राज्य दिख रहे हैं यहाँ पे, तो सभी राज्य में झारखंड कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क स्टार्ट किया गया था। इसको मैंने डिस्कस किया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक, एक बार देख लीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी जस्ट मैंने इसको डिस्कस किया था ऊपर। CCKNIA 2013 के तहत राज्य के किस जिले का चयन किया गया, तो रांची और पूर्वी सिंहभूम का चयन किया गया, याद रखिएगा, कितना, रांची और पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये तो 2001 में स्थित है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदूषण को, राज्य में प्रदूषण को कम करना, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है, भूमि प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, तो ये सब प्रदूषण को कम करना। और प्रदूषण कम करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना, ये किसका काम है, तो राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यक्रम काम है। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JREDA का गठन कब हुआ था, तो ये 2001 में हुआ था। इनका उद्देश्य है कि मतलब ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। झारखंड राज्य प्रदूषण, ये भी अभी जस्ट में देखा गया 2001, इसका आंसर 2001। नेक्स्ट देखिए, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन सही है। देखिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो ये 2009 में गठन किया गया था। और इसके जो प्रमुख होते हैं वो CM होते हैं, और इसके में जो सदस्य होते हैं वो 5 सदस्य होते हैं। ये अलग अलग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं या फिर विशेषज्ञ होते हैं इनके सदस्य, ठीक। अब देखिए, और गंगा को मतलब राष्ट्रीय नदी कब, तो 2008 में घोषित किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण गठन 2009 में हुआ है, इसका आंसर B हो जाएगा। और देखा जाए तो गंगा को मतलब राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 2008, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, तो ये 1986 में लागू किया गया था, राजीव गांधी की सरकार थी। ये पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को संरक्षित करना और लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ रहे हैं पर्यावरण की क्षति होती जा रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे इफेक्ट हैं, जिससे मानव मतलब पशु पक्षी सारे इफेक्टेड हो रहे हैं, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया। मैंने आपको जस्ट बताया था ये 2008 में घोषित किया गया था गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठन 2009 में। क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं, और इनके साथ 5 सदस्य भी होते हैं जो अलग अलग विभाग के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये कहाँ है जी, कहाँ रहेगा, ये मुख्यालय है रांची में। कहाँ है, रांची में। और गंगा नदी कहाँ से गुजरती है, बताइए तो। ये सॉरी, ये झारखंड है, ठीक है। तो बताइए कहाँ से गुजरती है। तो ये साहिबगंज का क्षेत्र है, यहाँ से गंगा नदी गुजरती है। ठीक, आसान समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में ऊर्जा नीति कब लागू की गई। तो ऊर्जा नीति कब लागू की गई है, तो 2012 में। ओके, इसको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ते रहना है इस सबको। जल नीति 2011 में आई थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड में भूगर्भ जल का भंडारण कितना मिलियन क्यूबिक टन है। तो ये 500 मिलियन क्यूबिक टन है झारखंड में, ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं एक नए MCQ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। हाँ, चाणक्य IAS अकेडमी में, सॉरी, चाणक्य IAS अकेडमी में फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है। फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, हर एक संडे को चलता है। आप आइए और अपनी पढ़ाई का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन चलता है, आपको फील आएगा जैसे क्लासरूम में, जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप एग्ज़ाम देते हैं वैसे, ठीक। पेपर 1 पेपर 2 400 नंबर का होता है। आइए और अपनी पढ़ाई का आकलन करिए कि आप कितना पढ़े हुए हैं और कितनी तैयारी करने की और आवश्यकता है, ठीक। तब तक मिलते हैं हम कल एक नए MCQ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।